जल्दी बैठो भाई, जल्दी से। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल। देखो मैं आपको पहले समझा दूं क्या है। ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आता है सेंटर मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल। उसके बाद हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा रोटेशनल मोशन, जो कि अब तक का सबसे टफ चैप्टर जाएगा, रोटेशनल मोशन। नीट वालों के लिए बहुत आसान होता है, जेई वालों के लिए थोड़ा ही टफ हो जाता है, क्योंकि जेई में इसमें क्वेश्चन भर के बढ़िया वाले आते हैं। नीट में एकदम बकवास से क्वेश्चन है, नॉर्मल है, ऐसे हो जाते हो चलते फिरते। तो हम जो चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज व्हाट, COM, सेंटर ऑफ मास। इसी में आगे कंटिन्यू हो जाएगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के लिए आपको मैंने सेंटर ऑफ मास, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ मास। जैसे हम लोगों ने ना मैकेनिक्स में कुछ फॉर्मूले देख रखे हैं, जैसे कि आपने फॉर्मूला सुना होगा F = ma, भाई इतना तो सुना ही होगा। P = mv, सुना है सब फॉर्मूले। तो F = ma में हम जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं ना, उसमें बड़े बड़े ब्लॉक को हम ना पॉइंट मास मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पॉइंट मास। तो एक्चुअल में आपको बता दूं, ये जो आपने F = ma पढ़ा था और F = ma में जो a पढ़ा था, आपने बोला था a इज एक्सेलरेशन, बट उसकी हकीकत कुछ थोड़ी सी और है कि a इज व्हाट, a इज एक्सेलरेशन। नो डाउट इट इज एक्सेलरेशन, बट किसका एक्सेलरेशन? इट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल वैसे P = mv बड़ा फेमस फॉर्मूला है। वैसे वेक्टर में मुझे लिखना चाहिए, ये बात गलत है, ऐसा लिखना चाहिए वेक्टर फॉर्म। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर P = m * वेलोसिटी वेक्टर। ये वेलोसिटी आपने पढ़ी थी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, बट एक्चुअल में हकीकत इसकी ये है कि ये जो वेलोसिटी आपने पढ़ी थी वो थी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो भाई ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि सेंटर ऑफ मास क्या है। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद हम 1 बाय 1 सारी चीज़ें लिखा दूंगा। तो सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब है? सेंटर ऑफ मास का मतलब है इट इज़ ए इमेजिनरी पॉइंट। कैसा पॉइंट? इमेजिनरी। आप खुद ही बोलो इमेजिनरी, मतलब दिखेगा तुम्हें रियलिटी में। इट इज़ ए इमेजिनरी पॉइंट जहाँ पे हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है सिंगल पॉइंट पे। एंड ये जो पॉइंट होगा वो बॉडी के अंदर भी लाई कर सकता है, बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है, इट इज़ एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। दैट पॉइंट इज सेट टू बी सेंटर ऑफ मास। गोली में लिखा दूंगा पूरा। फिर मैंने बोला कि जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के अंदर भी लाई कर सकता है और बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। सिमेट्रिक बॉडी के लिए, सिमेट्रिक बॉडी का मतलब जैसे कि एक स्क्वायर हो गया, जैसे कि एक रेक्टेंगल हो गया, जैसे कि एक स्फेयर हो गया, जैसे सर्कुलर डिस्क हो गई, स्फेयर हो गया, सर्कुलर डिस्क हो गई, सिलेंडर हो गया। ऑल दीज बॉडी आर सिमेट्रिक बॉडी। सिमेट्रिक समझते हो, है ना, यूनिफॉर्म है मतलब। तो सिमेट्रिक बॉडी के लिए ये जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इनका ज्योमेट्रिक सेंटर हो जाएगा। जैसे स्क्वायर का ज्योमेट्रिक सेंटर ये है क्या? कॉर्नर। तो क्या है? और भाई ये है सेंटर। इसका रेक्टेंगल का ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ है? ये है। सर्कल का सेंटर कहाँ है? ये है। स्फेयर का कहाँ है? ये है। ये सिलेंडर है, इसका सेंटर कहाँ? ऊपर। और तो कहाँ रहेगा भाई? यहाँ रहेगा कि बीच में। तो जो आपका सेंटर ऑफ मास है, पहला पॉइंट तो ये एक इमेजिनरी पॉइंट है जिसपे हम मान रहे हैं कि पूरी बॉडी का मास रखा है। देखो मान रहे हैं, है ना, इमेजिन कर रहे हैं कि इट इज ए पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। दूसरा पॉइंट, ये जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट, अगर बॉडी सिमेट्रिक है तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। कितने पॉइंट बता दिए? 3 पॉइंट। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मान लो हमारे पास एक ऐसा डंबल है। डंबल समझते हैं सब लोग? ये डंबल है, ये रोड मान लेते हैं मासलेस है। ये रोड कैसी है? मासलेस। और इसका मास मान लो m है और इसका मास भी m है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि मान लो ये जो डंबल है ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, फ्रिक्शन वहाँ पे नहीं है। ये आप उसका कौन सा व्यू देख रहे हो? टॉप व्यू। टॉप व्यू। भाई हॉरिजॉन्टल टेबल ऐसी होगी, उस पे डंबल मान लो रखते हैं, ये रोड है, यहाँ पे एक बॉल, यहाँ पे बॉल, डंबल बन गया है। अब मैं क्या बोलूँ ना, इस डंबल पे ये ऐसे रखा हॉरिजॉन्टल टेबल पे, बट आप इसका ये कौन सा व्यू देख रहे हो? अब मैं आपसे सवाल करता हूँ ना, आप क्या करो ना, इस डंबल के ऊपर एक पॉइंट पे फोर्स लगाओ और फोर्स ऐसा लगाओ कि डंबल जो है ना वो चलना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए। इसमें कहीं तो फोर्स लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कहीं तो लगाओ। कंडीशन क्या है?
ये डंबल ऐसे रोटेट करना नहीं चाहिए, सिर्फ ट्रांसलेट करना चाहिए। ट्रांसलेट का मतलब है कि या तो ऐसे मूव करे या ऐसे करे। ऐसे देखो, अगर वो ऐसे करेगा ना ऐसे, तो ट्रांसलेट के साथ साथ रोटेट भी हो रहा है। मैं चाहता हूँ रोटेट ना हो, सिर्फ ट्रांसलेट हो। तो मेरा सवाल ये है कि वो फोर्स कहाँ लगाऊं? यहाँ लगाऊं? यहाँ? तो कहाँ लगाऊं? एकदम एग्जैक्टली सेंटर। बहुत ही आसान बात है, कॉमन सेंस से समझ में आती है। तो ये जो पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो ना, जिससे ये बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, सिर्फ ट्रांसलेट कर रही है, तो यही पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ मास। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? मान लो मैंने बोला कि भैया हमने इसको 2m कर दिया और ये अपना m ही। अब जरा वो पॉइंट बताओ कि मैं उसमें फोर्स लगाऊं और अभी भी बॉडी रोटेट ना करे, सिर्फ ट्रांसलेट करे, तो वही होगा पॉइंट। क्या ख्याल है? इधर? अंदाजा क्या लग रहा है आपको? इधर होना चाहिए, यानी बड़े के करीब के छोटे के करीब। तो यहां से एक पॉइंट ये निकलता है। 3 पॉइंट बताया मैंने सेंटर मास के बारे में। क्या है पहला? इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर वॉल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। मैं दिखा दूंगा सब। दूसरा पॉइंट, इट कैन लाइव इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी। तीसरा पॉइंट, सिमेट्रिक बॉडी के लिए ज्योमेट्रिक सेंटर पर होगा। चौथा पॉइंट, इट इज ऑलवेज क्लोजर टू दी हैवियर मास। अंग्रेजी में से बोलते हैं ना, किसके करीब होगा? हमेशा हैवी मास के। तो इट इज ऑलवेज क्लोजर टू दी हैवियर मास। अगर ये हैवी मास के करीब होगा, तो अगर ये सेंटर मास है और मैं बोलूँ ये मास m1 है और ये मास m2 है, ये बोल दो r1 है, ये बोल दो r2 है, कौन से डिस्टेंस बड़ी है? r2। यानी छोटे मास से डिस्टेंस बड़ी होगी और बड़े मास से डिस्टेंस छोटी होगी। यानी जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। मास बड़ा तो डिस्टेंस छोटी, मास छोटा तो डिस्टेंस बड़ी। क्या समझ रहे हो? तो यहीं से एक रिलेशन निकल के आता है कि R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M1, इसी तरीके से R2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? M2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू M2 अपॉन M1। ये यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा M1 R1 ये समझो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। पर वैसे ये बनेगा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, तो ये बनेगा क्या? M1 R1 इज इक्वल्स टू M2 R2। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। समझ में आ रही बात? तो सेंटर मास के बारे में काफ़ी सारी मैंने आपको बातें बता दी। अब इसको हम 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं और लिखना शुरू करते हैं। ठीक है? लिखे भाई? अरे लिखे कि नहीं? तो सबसे पहला पॉइंट, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर वॉल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। तो लिख देता हूँ भाई, इट इज़ एन इमेजिनरी पॉइंट। तुम्हें लिखने का टाइम दे, PDF दूँ? क्या बोलते हो? लिखने का टाइम? देखो PDF अगर मैं दे रहा हूँ तो वो चेक भी होगी, फिर आपने नहीं लिखा तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे साथ में। तो आई थिंक शुरुआत में मैं लिखने का टाइम दे देता हूँ। जब मुझे ऐसा लगेगा हम लोग बहुत स्लो हो गए हैं तो लिखने का टाइम बंद कर देंगे। ठीक है? ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है? तो स्टार्टिंग में एक बार फ्लो बन जाए ताकि आप लिख के समझ पाए। तो आज मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। ठीक है? सो इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर wall mass of the body supposed to be concentrated। ये तो हो गई भाई इसकी डेफिनेशन। ठीक है? अब इसके बारे में कुछ खास बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि भाई सबसे पहला, इट मे लाइज, भी है तो पॉइंट ही है, जो समझ गया पॉइंट है। इट मे लाइज, बोलो, इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, और आउटसाइड द बॉडी। दूसरा पॉइंट क्या है? फॉर सिमेट्रिक बॉडी। दूसरा पॉइंट कुछ बताया था मैंने? फॉर सिमेट्रिक बॉडी इट लाइज एट ज्योमेट्रिक सेंटर। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सिमेट्रिक बॉडी बताओ मेरे को, जैसे कि रेक्टेंगल ले लो,
ट्राइंगल ले लो या फिर आप स्क्वायर ले लो, है ना, ये डिस्क ले लो, स्फीयर ले लो, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, और कौन समझते हो कौन? तो मैं देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ डायग्राम बना देता हूँ मैं। जैसे कि आपने क्या ले लिया भाई, ये स्क्वायर ले लिया मान लो, या ये क्या ले लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। इसमें ज्योमेट्रिक सेंटर पर यहाँ पर होगा, इसमें सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। एक सर्कुलर रिंग ले लिया आपने, रिंग, तो रिंग में कहाँ होगा, इसके सेंटर पे होगा। आपने क्या ले लिया, डिस्क ले लिया, तो डिस्क में भी ये भी सिमेट्रिक है, तो डिस्क का सेंटर मास भी उसके सेंटर पे। आपने क्या ले लिया, इसको क्या बोलेंगे, स्फीयर ले लिया। अब स्फीयर में कितने टाइप के स्फीयर है भाई, चाहे तो आप होलो ले लो या आप कौन सा स्फीयर ले लो, सॉलिड, तो उसके सेंटर पर होगा। आप सिलेंडर में भी दो टाइप के सिलेंडर ले सकते हो, चाहे होलो ले लो या सॉलिड ले लो। होलो सिलेंडर, भाई आज तो तुम लेट आ गए, आइंदा से लेट आने की जरूरत नहीं करना। होलो या क्या लिख रहा हूँ मैं, होलो और सॉलिड क्या, सिलेंडर। समझ रहे हो भाई सब लोग, जो भी लेट आ रहे हैं, आज तो आप आ गए, आइंदा से नहीं आना। मैं तुमसे 2 घंटा पहले आया हूँ क्योंकि मेरा लेक्चर था। तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर इसके सेंटर पे, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर, सॉरी इसका सेंटर मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, इसका सेंटर मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। मैंने बोला कि भाई चलो आप एक काम करो, एक यूनिफॉर्म रोड ले लो, इट इज ए थिन रोड। देखो जब भी क्वेश्चन कभी बोलता है ना थिन रोड, तो थिन रोड अगर कहीं लिख के दे रहा है तो थिन का मतलब है क्या, मोटी। थिन का मतलब है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। थिन रोड का मतलब ये। बट व्हेन ही से द यूनिफॉर्म थिन रोड, यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा है। अब एक थिन रोड हमने ले ली, यहाँ से मोटी यहाँ से पतली, ठीक है, वैसा नहीं है। मतलब यहाँ के सेक्शन में मान लो मास बहुत हैवी, मान लो मैंने एक ऐसी रोड बनाई, कहीं पे लकड़ी कहीं पे लोहा, तो वो रोड क्या यूनिफॉर्म है? अरे लकड़ी का मास तो कम होगा और लोहे का मास उतने ही पार्ट में ज्यादा होगा, तो उस रोड को यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे। यूनिफॉर्म बोले मतलब पूरी लकड़ी भरी पड़ी है, पूरे लोहे की है, समझ रहे हो? तो ऐसी रोड को हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म थिन रोड। और यूनिफॉर्म थिन रोड जो होगी उसका सेंटर मास भी उसके सेंटर पे होगा, तो उसका सेंटर क्या यहाँ पड़ेगा, एंड पे, तो कहाँ पड़ेगा, मिड पॉइंट पे, है ना। तो ये कहलाएगा सेंटर ऑफ मास। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। जब वो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो ये नहीं पूछेगा कि फाइंड आउट सेंटर मास। अरे फाइंड आउट सेंटर मास का क्या मतलब है, वो कुछ भी मतलब नहीं है। वो पूछेगा फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मैं आपको ना एक तरीका बता रहा हूँ कि अगर सिमेट्रिक बॉडी आ गई तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। सिमेट्रिक बॉडी में सीधा आंसर है ये उसका ज्योमेट्रिक सेंटर। बोले डिस्क बना के दे दो, वो बोला डिस्क बना के दे दिया, बहुत भारी सा क्वेश्चन कर दिया, ऐसा एक्स वाई कोऑर्डिनेट पता नहीं क्या क्या बना के दे रखा है, और डिस्क यहाँ से रखी है और बोला गया कि इसका सेंटर ओरिजिन है, और ये कोऑर्डिनेट दे दिए और पूछ रहा है कि फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर मास। तो क्या मतलब भाई मैं कुछ करूँ इसमें? बस सीधा सीधा क्या है, ओरिजिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0,0 पे इसका सेंटर मास। क्या तुम समझ रहे हो? हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन पागल बनाने के लिए बोलेगा वो, ठीक है। और ये मेरे को YouTube पे भी डालना है। मास कहाँ हो जाएगा, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास। पहला पॉइंट हो गया इट मे लाइज इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। भाई खिसक जाओ, तुम ये क्या करो, ये काम मत करो, खिसक जाओ। इट मे लाइज इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर सिमेट्रिक बॉडी, सिमेट्रिक बॉडी इट लाइज एट द ज्योमेट्रिक सेंटर। ये सारी सिमेट्रिक बॉडी हमने बना दी, इनके सबके कहाँ पर है, ज्योमेट्रिक सेंटर पर। तीसरा पॉइंट क्या बताया था, बताओ, याद हो गया तुम्हें? इट इज ऑलवेज क्लोजर टू दी, लिख देते, इट इज ऑलवेज क्लोजर टू दी, कौन सा मास भाई, हेवियर मास। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट वो न्यूमेरिकल वाला m1r1 = m2r2। मान लो हमारे पास 2 पॉइंट मास है, एक m1 और एक m2, और सपोज करो इसमें जो सेंटर मास है वो कहीं यहाँ पर है। दिस इज व्हाट, सेंटर ऑफ मास। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरी बॉडी में कितने पॉइंट मास है, 2। तो जो सेंटर ऑफ मास पे मास है वो कितना मास है, पता नहीं क्या पूछ लिया। सेंटर मास की डेफिनेशन पढ़ो इस बार, सेंटर मास की डेफिनेशन पढ़ो भाई। इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। मान लो बॉडी में 2 पॉइंट मास है, एक m1 एक m2, तो भाई सेंटर ऑफ मास पे कितना मास है, दोनों पॉइंट मास का मास, यानी कितना, m1 + m2।
तो बाबा ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सेंटर मास का मास बताओ, ये तो सबको पता है पूरी बॉडी का मास इतना सेंटर मास का मास। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, हाउ टू फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो एग्जैक्टली है कहाँ, क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा। तो उसका मेथड हम सीखेंगे। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि भाई देखो इस बॉडी में एक पॉइंट मास m1 है, एक पॉइंट मास m2 है, तो इस सेंटर मास यहाँ है मान लो, तो इस सेंटर मास का मास कितना, m1 प्लस m2। अरे समझ लो भाई, मान लेते हैं ये वाली जो डिस्टेंस है वो r1 है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, r2। अभी हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज क्लोजर टू दी हैवियर मास, यानी जितना ज्यादा हैवी होगा मास, सेंटर मास उसके उतना करीब होगा। यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास, वॉच आउट क्या बोलने वाला हूं ध्यान से, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास टू ए पॉइंट मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट मास। हिंदी बताता हूँ, हिंदी बताता हूँ। देखो ये जो डिस्टेंस है r1 है ना, ये r1 अगर ये m1 ना बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा, तो ये सेंटर मास करीब हो जाएगा, तो r1 छोटा हो जाएगा। तो क्या तुम्हें लग रहा है कि अगर ये m1 बड़ा होगा तो r1 छोटा होगा? तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा कि r1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1। अब देखो इस बात को मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट मास दैट इज r1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट मास। समझ में आया भाई? तो लिख दो सर, लिख दो लैंग्वेज में। तो डिस्टेंस बिटवीन क्या, सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट मास इज, बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट मास, यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। लिख सकते हैं, और यहीं से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी भाई, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M है, तो यहीं से इक्वेशन बन जाएगी कि R1 M1 इज इक्वल्स टू R2 M2। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। R1 M1 इज इक्वल्स टू R2 M2। वैसे मैं आपको बताता चलूँ, ये जो टॉपिक है ना सेंटर मास एंड सिस्टम पार्टिकल, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स के ऊपर बनते हैं, सो मेनी वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ तक हमने देख लिया सेंटर मास के बारे में, जो मेन पॉइंट है कि भाई सेंटर मास क्या है, इमेजिनरी पॉइंट है जहाँ पे हम मान रहे हैं कि पूरी बॉडी का मास रखा हुआ है। फिर हमने बोला कि भाई देखो सेंटर मास जो है ना वो बॉडी के अंदर भी लाई कर सकता है, बॉडी के बाहर भी। फिर हमने बोला कि देखो सेंटर मास जो है ना सिमेट्रिक बॉडी के लिए उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा, जैसे सर्कल लिया, डिस्क लिया, और आपने क्या स्फीयर लिया, सिलेंडर लिया, होलो, सॉलिड, कोई भी, तो उनका जो सेंटर मास है उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। एक थिन रोड ले ली यूनिफॉर्म, तो उसका सेंटर मास उसके मिड पॉइंट पर। फिर हमने क्या देखा कि जो सेंटर मास होता है इट इज ऑलवेज क्लोजर टू दी हैवियर मास, यानी हैवी मास के करीब होगा, लाइटर मास से दूर होगा। तो जो डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मास एंड पॉइंट मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट मास। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, सो वी हैव इक्वेशन M1 R1 इज इक्वल्स टू M2 R2। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पढ़ता होगा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो अपन लिख देते P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। हाँ बराबर। कौन सा प्रोसेस है? थर्मल। ये पढ़ा चुका हूँ भाई मैं कुछ लोगों को, अक्सर लोगों को ना, कुछ लोगों को नहीं पढ़ाया जा रहा। तो हम आज ये समझ में आया सबको। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, चैप्टर में जो क्वेश्चन होगा वो होगा हाउ टू फाइंड दी लोकेशन ऑफ, यानी एग्जामिनर क्वेश्चन बना के देगा, बोलेगा फाइंड आउट सेंटर मास, तो वो बोल तो ये रहा है फाइंड आउट सेंटर मास, आप मास बताने लगे, भाई मास नहीं पूछ रहे हैं, वो क्या पूछ रहा है, सेंटर मास की लोकेशन। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हेडिंग हम यही लिख रहे हैं कि हाउ टू फाइंड क्या, सेंटर मास की लोकेशन ऑफ सेंटर मास, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम दो मेथड सीखेंगे लोकेशन फाइंड करने के, क्योंकि हमारे पास मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में दो टाइप का होता है, दैट्स व्हाई। तो उससे पहले मैं आपको मास का डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं, कुछ पूछ रहे हो तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इससे पहले, अच्छा इससे पहले तो फिर यहाँ सिखा देता हूँ ना, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ, ये तुम मैंने कभी पहले भी बताया होगा शायद, नहीं बताया कोई बात नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, भाई मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में दो टाइप का होगा, एक का नाम है डिस्क्रीट और एक का नाम है कंटिन्यूअस। एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और एक कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि मास ना फैला पड़ा है, डिस्क्रीट मतलब कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ। जैसे मैं बोलूँ कि भाई मान लो हमारे पास एक बॉडी है और उसमें 3 पॉइंट मास है, मान लो एक M1, एक M2 और एक M3। ये बॉडी के अंदर 3 पॉइंट मास है और एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है।
तो इसको बोलते हैं हम लोग मास ना डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग जगह पे, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज डिस्क्रीट। समझ रहे हो? अब जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई हम ना एक रोड ले लो, यूनिफॉर्म रोड है, इसके अंदर मास यहां से लेके यहां तक भरा पड़ा है, कोई भी बीच में ऐसा गैप नहीं है जहां पे मास ना हो, तो इसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। ठीक है। अब कंटिन्यूअस में भी 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं। कंटिन्यूअस में कितने? 3 टाइप के। ठीक है। तो कंटिन्यूअस में हम लोग 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। एक होता है लीनियर, एक होता है सरफेस, एक होता है वॉल्यूम। पढ़ा है क्या मैंने? कहाँ पढ़ा है? हो गया क्या तुम्हारे सेंटर में? कितने लोग का हो गया सेंटर में? कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ दो, रिवाइज हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस में कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है? 3। तो मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन कंटिन्यूअस, दैट इज, एक हो जाएगा भाई लीनियर, और एक हो जाएगा सरफेस, और एक हो जाएगा वॉल्यूम। क्या मतलब है? अच्छा पहले बताओ, डिस्क्रीट समझ में आया? पहला पढ़ा है 2-4 मास, 2 पॉइंट मास यहाँ एक यहाँ। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी देयर इज नो गैप। यहाँ से यहाँ तक जाओगे कोई गैप नहीं मिलेगा आपको, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके 3 टाइप होते हैं यूनिफॉर्म के। कितने? 3। पहला लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। एग्जाम्पल से अच्छे से बात समझ आएगी। लीनियर का मतलब है जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ अलोंग लेंथ होगा, अलोंग लेंथ होगा। जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए एरिया होगा, जैसे कि डिस्क, इसमें रोड ले लो, इसमें एग्जाम्पल है बेस्ट, डिस्क ले लो। डिस्क में बताओ खाली लेंथ है डिस्क में या एरिया है? तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अलोंग लेंथ है कि ओवर एरिया? अच्छा, इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल सॉलिड स्फीयर ले लो। सॉलिड स्फीयर, भाई सॉलिड गोला है तो उसमें जो मास है क्या वो लेंथ के लोग हैं या खाली सरफेस है, या उसने वॉल्यूम पे ऑक्यूपाई कर लिया? तो इसको बोलेंगे वॉल्यूम। तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज समथिंग नोन एज लैम्डा। लैम्डा का मतलब होता है लीनियर मास डेंसिटी। क्या है इसका मतलब? लीनियर, इसका नाम है लीनियर मास डेंसिटी। और लीनियर मास डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ। देखो पूरे फिजिक्स में ध्यान रखो, कई बार बता चुका हूँ, वापस बता रहा हूँ नए लोगों को, कि जब भी हम पर यूनिट लेंथ बोलते हैं तो हम लेंथ से डिवाइड करेंगे। हम बोले कहीं पर यूनिट मास तो किससे डिवाइड? मास से। हम बोले पर यूनिट एरिया तो किससे डिवाइड? एरिया से। ये जो पर यूनिट के बाद जो आता है ना उससे डिवाइड करना होता है, समझ रहे हो? तो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब है कि यूनिट लेंथ में इतना मास है। ऐसे लैम्डा मान लो मैंने, अच्छा इसकी यूनिट बताता हूँ आपको, मास अपॉन लेंथ। फॉर्मूला क्या बनेगा? पहले फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? फॉर्मूला बनाऊं मैं? लैम्डा का फॉर्मूला बनेगा मास अपॉन लेंथ। चलो यूनिट तुम बनाओ इसकी। भाई मास की यूनिट केजी, लेंथ की यूनिट मीटर, केजी पर मीटर। यानी अगर कहीं लैम्डा की वैल्यू आपको ये दे दी, मान लो 2 केजी पर मीटर, इससे क्या मतलब है? क्या फीलिंग आ रहा है तुमको ये पढ़ के? क्या मतलब है? क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि भाई 2 केजी पर मीटर मतलब 1 मीटर की लेंथ में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है? 2 मीटर। 2 केजी 1 मीटर में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? 2 केजी। तो भाई 2 मीटर में कितना हो जाएगा? 4 केजी। तुम समझ पा रहे हो? दैट्स द मीनिंग ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, एंड इसका नाम क्या है? लीनियर मास डेंसिटी। दूसरा आता है, दूसरा आगे चलते हैं। दूसरा आता है हमारे पास, ये था पहला, भाई नंबर दे दो इसको, नंबर दे दो। ये था पहला लीनियर मास डेंसिटी। दूसरा क्या लिखा अपन ने? सरफेस मास डेंसिटी। ये तो समझ में, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस बार खाली लेंथ पे ओवर नहीं है बल्कि वो एक सरफेस पे रहेगा। तो सरफेस मास डेंसिटी, इसका भी एक सिंबल बना लेते अपन। भाई सिंबल बनाने जरूरी है कि नहीं पहले ही बताओ तुम? इतना बड़ा वर्ड दिखने से बेहतर एक सिंबल बना लो। तो इसका सिंबल हमने बना लिया सिग्मा। आई से सरफेस मास डेंसिटी, इसको डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट, बोलो मास पर यूनिट एरिया। यानी सिग्मा जो है वो है बेटा मास पर यूनिट एरिया। मतलब मास को डिवाइड करेंगे किससे? तो फॉर्मूला जैसे यहाँ पे नहीं बनाया था अपन ने फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल्स टू मास अपॉन लेंथ, वैसे तुम यहाँ फॉर्मूला बना के दिखाओ, सिग्मा इज इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया।
जनरली जैसे डिस्क बोल दिया मैंने, है ना, या स्क्वायर प्लेट होगी, रेक्टेंगुलर प्लेट होगी, वहां पे सब लैम्डा की बातें करोगे कि सिग्मा की? समझ गए सब लोग? अच्छा, तो चलो तीसरा पॉइंट देखें। तीसरा क्या है? वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट कर देते अपन रो से, है ना। इसका नाम पड़ेगा क्या? मास पर यूनिट, मास पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर्मूला बना दोगे क्या? जैसे इसका बनाया था वैसे इसका बताओगे इस करके? हाँ, मास को डिवाइड करेंगे किससे? चलो यूनिट बता दो। किलोग्राम, इसकी नहीं बताई थी तुमने यूनिट, इसकी बताओ पहले। किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, इसकी जो बातें आप करोगे कहाँ करोगे? रोड में, डिस्क में, प्लेट में, तो कहाँ? स्फीयर। कौन सा? होलो, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर। जब ऐसे चीजें आएंगी तो सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर या सॉलिड कोन। सॉलिड कोन समझते हो? कोन, वो आइसक्रीम वाला कोन। ये तो जब सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड कोन की बातें होंगी तब हम बात करेंगे रो की। जब स्फीयर, होलो स्फीयर या फिर प्लेट या डिस्क की बात होगी तो एल्गोरिथम किसकी बात करेंगे? सिग्मा की। और जब हम रोड की बात करेंगे तो सिर्फ किसकी बात करेंगे? लैम्डा की। तो कितने मास की डिस्ट्रीब्यूशन बताया मैंने? 3, कंटिन्यूस में 3। तो टोटल मास की डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में 2 हैं, एक डिस्क्रीट, एक कंटिन्यूस। बट कंटिन्यूस में कितने पार्ट बन गए? 3। लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। लैम्डा, सिग्मा, रो। लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, सिग्मा मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। समझ गए? तो अब ये बहुत ही बेसिक बात थी जो मैंने बताई। अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। मेन क्वेश्चन क्या था हमारा? हेडिंग क्या था? हाउ टू फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर मास का लोकेशन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो पहले हम मेथड सीखेंगे डिस्क्रीट के लिए, फिर हम मेथड सीखेंगे कंटीन्यूअस के लिए। क्योंकि 2 टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन है तो मेथड भी कितने सीखने हैं? 2। तो पहले हम देखने जा रहे हैं भाई किसके लिए? फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो देखो भाई, कुछ स्टेप्स में बता रहा हूं, जस्ट फॉलो द ऑल दीज स्टेप्स, यू विल गेट द आंसर। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, चूज ओरिजिन। सबसे पहले हम क्या चूज करेंगे? ओरिजिन। यानी जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लो 3 पॉइंट मास दे दिए और आपको बोला जा रहा है भाई इनका सेंटर मास निकालो, तो सबसे पहले आपको ओरिजिन चूज करना है। ओरिजिन चूज करते ही आपको एक्स एक्सिस आ जाएगी, वाई एक्सिस मिल जाएगी और जेड एक्सिस मिल जाएगी। अगर वो 2D में है तो फिर जेड की जरूरत नहीं, मेरे को एक्स और वाई प्लेन से, एक्स वाई एक्सिस से ही काम चल जाएगा। वो स्पेस के अंदर है तो एक्स भी बनाना पड़ेगा, वाई भी और जेड भी। तो सबसे पहले स्टेप है चूज ओरिजिन, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? कौन बताएगा भाई? फाइंड कोऑर्डिनेट। क्या भाई? फाइंड कोऑर्डिनेट। सुना है कोऑर्डिनेट का मतलब? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। मैंने तुम्हें बोला ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मैंने बोला भाई ये पॉइंट है, यहाँ से 3 मीटर पर है और यहाँ से 4 मीटर पर है, इसके कोऑर्डिनेट बता दो। हाँ, एक्स में चलो 3 और वाई में चलो 4, तो 3,4। तो समझ में आता ना कोऑर्डिनेट का मतलब? तो सबसे पहला स्टेप है चूज ओरिजिन। और भाई जब तक तुम ओरिजिन नहीं पता है तो तुम मेजर कहाँ से करोगे एक्स वाई की लेंथ? भाई ओरिजिन मुझे पता है यहाँ है, तो मैंने बोला कि ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई। तुम्हें ओरिजिन ही नहीं पता है तो तुम्हें एक्स वाई कोऑर्डिनेट बता पाओगे क्या? मैंने तुम्हें बोला कि भाई देखो एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट बता दो चलो। जब तक आपको ओरिजिन नहीं पता लगेगा तब तक यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट। दैट्स व्हाई इसे पहला स्टेप क्या है? चूज ओरिजिन। दूसरा स्टेप फाइंड कोऑर्डिनेट। किसके कोऑर्डिनेट? M1 का, M2 का एंड M3 का, या अगर M4 भी है तो उसका भी, एंड सो ऑन, जो भी आपके पास पॉइंट मास है। कितने स्टेप हो गए? पहला क्या है? दूसरा स्टेप किसके कोऑर्डिनेट? M1, M2, M3। क्योंकि डिस्क्रीट की बातें कर रहे हो तो डिस्क्रीट में M1, M2 पॉइंट मास ही आएंगे आपके पास। तीसरा स्टेप क्या है भाई? तीसरा स्टेप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। डायरेक्ट क्या लिख देंगे? आंसर। मैं लिख के दिखा रहा हूँ आंसर। पहले आंसर क्या है? XCM इक्वल्स टू M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अगर यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट आएंगे ना तो हम एक और बढ़ा देंगे,
m4x4, 5 आएंगे तो m5x5 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 m प्लस m5। समझ रहे हो? मान लो n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट आ गए तो कोई दिक्कत थोड़ा ही है भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसा लिखूंगा, देखो समेशन mi(xi) अपॉन समेशन mi(xi) अपॉन समेशन mi। ये समेशन क्या है? i रनिंग फ्रॉम 1 to n, i रनिंग फ्रॉम 1 to n। ये भैया एक सिंबल है और कुछ भी नहीं है। जैसे मैं इसको एक्सपैंड करके लिखता हूँ, मैं या तो आप ऐसा लिखो m1x1, मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए तो कितने कोऑर्डिनेट में कितने टर्म आएंगे? यहाँ पे 3 पार्टिकल तो 3 टर्म आए, 4 मास हो गए तो 4 टर्म। मैं बोल रहा हूँ n नंबर ऑफ मास आ गए तो n टर्म, तो कैसे लिखोगे? m1x1 प्लस m2x2 प्लस डॉट 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 प्लस mn(xn) अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। तो इस चीज को शॉर्ट में लिखने का तरीका ये है समेशन। भाई कोई दिक्कत है किसी को? तो समेशन mi(xi) अपॉन समेशन mi, दैट्स इट। समझा सबको? अच्छा, दूसरा, ये तो कौन सा कोऑर्डिनेट है? किसका? सेंटर ऑफ मास। देखो XCM का मतलब है कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल वैसे ही क्या तुम गैस करके बताओगे YCM को कैसे लिखे भाई? 3 पॉइंट के लिए क्या? 3 के लिए लिखा दियो, 3 के लिए m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 for n number of masses, for n number of masses। लिख के बताओ, जल्दी से बताओ क्या बनेगा भाई? YCM समेशन में लिखाओ, समेशन mi(yi) बाई समेशन mi। हाँ, i रनिंग फ्रॉम 1 to n, i रनिंग फ्रॉम 1 to n। अरे बोलने का तरीका है रनिंग फ्रॉम, अब तुम 1 to n बोल दो, मेरे को थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है। रनिंग फ्रॉम 1 to n, हम 1 से कहाँ तक जा रहे हैं? n तक जा रहे हैं। समझ में आया? अच्छा, ये तो तब की कहानी है जब हमारे पास जो पार्टिकल हैं, जो मास है, वो प्लेन में हो, मतलब स्पेस में आ गए। तो क्या खाली XCM YCM निकाल के छोड़ दोगे? तो ZCM भी होगा, बट ZCM ऐसे ही बता दो बिना लिखे। बताओ ZCM इक्वल टू समेशन के टर्म्स में समेशन mi(zi) बाई समेशन mi, वो भी निकल जाएगा। कौन सी बड़ी बात है? समझ रहे हो? तो चलो हम पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सो दैट आपको ही क्लियर हो जाए कि कैसे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो हियर इज ए प्रॉब्लम, एग्जांपल नंबर 1 विच इज बेस्ड ऑन डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। चले भाई स्टार्ट करें। तो कितने स्टेप में काम करना है? 3। तो मैं लिख देता हूँ प्रॉब्लम, एग्जांपल नंबर 1, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दी, क्या भाई? इन दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1, मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप स्टार्ट करो जल्दी से, फटाफट फाइंड करो, फिर हम सोल्व करेंगे इसको। ये m है और ये भी m है और बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर। प्रॉब्लम नंबर 2, ये 2m है और ये m है और ये डिस्टेंस a है। प्रॉब्लम नंबर 3, m और अगर ज्वाइन करूँ तो बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। सब में सेंटर मास बताना है आपको। प्रॉब्लम नंबर 4,
बिना सोल्व करे पता है आंसर इसका क्या है? मतलब मिड पॉइंट होगा ना सीधा, बट हमको कैलकुलेट भी करना आना चाहिए। तो बताओ स्टेप नंबर 1 क्या है? तो ओरिजिन कहाँ मान रहे हो? इसको ले लें। तो ये अगर ओरिजिन हुआ तो ये कौन सी एक्सिस कहलाएगी और ये कौन सी एक्सिस? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट सबको पता होते हैं 0,0। ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? तो एक्स एक्सिस पे ये एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा 2 और वाई बनेगा 0। पहला स्टेप था चूज ओरिजिन, वो अपन ने कर लिया, यस और नो। दूसरा स्टेप था फाइंड आउट कोऑर्डिनेट, वो भी हो गया भाई। क्या M1 इसको बोल दो? क्या M1 इसको M2 बोल दो? क्या M1 के कोऑर्डिनेट नजर आ रहे हैं? M1 के कोऑर्डिनेट यानी M के कोऑर्डिनेट 0,0, M2 के कोऑर्डिनेट मतलब M के कोऑर्डिनेट कितने? 2,0। तो इसको बोल देता हूँ मैं x1, y1, इसको बोल देता हूँ मैं x2, y2। अब मुझे क्या चाहिए? एक्सियम चाहिए। तो एक्सियम का फॉर्मूला तुम सबको पता है कि एक्सियम इज इक्वल्स टू m1x1 प्लस बोलो m2x2, m3x3 भी करूँ क्या यहाँ? और जब है ही नहीं तो करूँ क्यों, है ना? तो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। चलो वैल्यू रखो जरा। m1 की वैल्यू बोलो m, x1 की वैल्यू बोलो 0, m2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू। भाई तुम्हें चमक रही है x2 की वैल्यू क्या है? सेफ नाम है ना? हाँ, तो तुम्हें दिख रहा है कि m1 क्या है यहाँ पे? m1 और m2, m2 बेटा m2 मास, m, x1 क्या है? x1 ना भाई ना, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। x1 क्या है भाई? x1 y1 कोऑर्डिनेट है कि मास है? तो मास क्यों बता रहे हो तुम? x1 y1 0 0 और x2 y2। तो x2 क्या है? 2 ना, और y2 0। तो m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या आ गया भाई? 1 क्या? किलोमीटर, और वाई से क्या आ जाएगा? याद समझे? देखो भाई ये क्वेश्चन को देखते हैं ना। पहला स्टेप क्या है? हाँ भाई, पहला स्टेप ओरिजिन। तुम्हारी मर्जी है, किसी को भी ओरिजिन ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा सा फर्क पड़ता है, कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। को बोले मैं अपने घर को ओरिजिन लूंगा, तो अपने घर से यहाँ तक की मेजरमेंट कर पाओगे तुम? तो घर को ओरिजिन नहीं लेना है, ऐसी चीज़ का ओरिजिन लेना है जहाँ पे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो बताओ क्या लूँ ओरिजिन? 2m को ले लें। ध्यान से देखो भाई, 2m को ओरिजिन ले लिया तो ये हो गई हमारी कौन सी एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस? तुमने बोला इसको ओरिजिन ले लिया, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, तो इस वाले मास के कोऑर्डिनेट बन गए 0,0। ये मास कौन सी एक्सिस पे आ रहा है? और x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट पहले से पता है मेरे को 0 होता है, y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट 0 है, वो लेना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये a। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो a बन गया, और y कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 0। तो ये आ गया a, यहाँ तक चमका। कितने स्टेप कंप्लीट हो गए? अब तुमको ये देखना है भाई m1 क्या है, वो तुम्हारी मर्जी है। किसको m1 मान रहे हो बताओ? इसको। तो m1 के कोरिस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1, m2 के कोरिस्पोंडिंग क्या होते हैं? x2 y2। तो कहाँ है x1 y1? मास है क्या? वो कोऑर्डिनेट है ना भाई। तो ये हो गया x1, तो फिर ये क्या हो गया? ये बताओ, समझ रहा है ये? तो तुम्हें चमक रहा है कि m1 कहाँ है? m1 कितना? m1 पढ़ के सुनाओ मेरे को, m1 कितना है? 2m, और m2 x1,
हाँ y1 तुमसे पूछ रहा हूँ क्या है, तो फिर x2 a y2 0। सारी चीजें समझ में आई। अब अपने को सिर्फ थर्ड स्टेप पे जाना है और थर्ड स्टेप सीधा बोलता है भाई फॉर्मूला लगा दो। एक्सीएम का फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस, तो चलो स्टार्ट करते फटाफट। एक्सीएम डायरेक्ट लिख दो वैल्यू। अब जा m1 की वैल्यू 2m, x1 की वैल्यू 0, m2 की वैल्यू m, x2 की वैल्यू a डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। 2m प्लस m इज हाउ मेनी m, 3m। ये 2m इंटू 0 तो पहला टर्म 0 बन जाएगा और दूसरा टर्म आ जाएगा ma बाई 3m, m कैंसिल, a बाई 3। चमका तुम्हें, a बाई 3 आ गया। x कोऑर्डिनेट a बाई 3, एक्चुअल में y कोऑर्डिनेट तुम निकाल लो 0 आएगा, मैं कंफर्म हूँ, क्योंकि आप ये देखो ये सिमेट्रिक है। जो सेंटर मास है वो पक्की बात है इसी लाइन पे आएगा, और जब इसी लाइन पे आएगा तो एक्स एक्सिस पे आएगा, और एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, सेंटर मास हो या कोई पॉइंट मास हो, और सबके वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो मेरे को वाई सेम निकालने की जरूरत, आप चाहो तो निकाल के देख लेना, वाई सेम 0 ही आने वाला है, तो लिख दो डायरेक्टली वाई सेम 0। तो सेंटर मास के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, एक्स कोऑर्डिनेट बन गया a/3 और y बन गया 0। ये आंसर आ गया, समझा। चलो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, 3 पॉइंट मास है, तीनों को ज्वाइन करके क्या दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल। कौन सा, इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि सबकी साइड सेम है। अब आपको इसका सेंटर मास बताना है, चलो करो सब लोग, ट्राई करो। थर्ड क्या बोल रहा है कि भाई हमारे पास 3 पॉइंट मास है, m m m a a a। सबसे पहला स्टेप क्या है बताओ, किसको ले रहे हो, कौन से वाले m को, इसको ले ले। तो इसको हमने ओरिजिन रख लिया, तो अगर ये ओरिजिन है तो भाई ये कौन सी एक्सिस हो गई और ये कौन सी एक्सिस हो गई। तो जिसको तुमने ओरिजिन माना उसके कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही आ गए 0,0। तो ये अगर m1 बोल दूं तो ये आ गया आपके पास 0,0। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो, अबू शामा तुम बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या है, a,0। हाँ बढ़िया, बैठ जाओ। हाँ भाई सही है ना, a,0। अच्छा चलो भाई इसके कोऑर्डिनेट कौन बताएगा, बताओ भाई असलम, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या है, a/2। चमक रहा है भाई, क्यों a/2। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, देखो ये मिड पॉइंट पे कट करेगा इधर, तो मिड पॉइंट बोले तो ये a है, तो ये a/2 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो बहुत आसान है, a/2। चलो भाई बताओ, तुमसे पूछ है क्यों। हाँ देखो भाई ये कितने डिग्री हुआ करता है, 60 डिग्री। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि देखो अगर ये a है, ये 60 डिग्री है, तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा a cos 60, ठीक है भाई। और ये कंपोनेंट a cos 60, तो ये वर्टिकल वाला क्या कहलाएगा, a sin 60। तो अपने को तो ये चाहिए, y कोऑर्डिनेट में यही तो चाहिए, तो ये हो गया a sin 60, sin 60 होता है √3/2। तो यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो सीधा सीधा हो जाएगा √3a/2। समझे क्या, यस और नो। अच्छा ये 0 0 a,0 a/2 √3a/2 मिल गए सारे कोऑर्डिनेट। इसको बोलेंगे अपन m1, इसको बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन, तो बोल देते हैं m1 m2 m3। m1 के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हो तुम, लिखो, ऐसे नहीं काम चलेगा, लिखो। हम मैं लिख रहा हूँ, बोलो क्या बोलेंगे, x1 कमा, इसको क्या बोलोगे x2 कमा, ऐसे इसको क्या बोलोगे x3 कमा y3। भाई ये नामकरण करना जरूरी है, वरना तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे कौन x1 और कौन y1। समझ रहे हो कि नहीं। तो अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है बताओ, एक्सीएम का फॉर्मूला बोलो, एक्सीएम इज इक्वल्स टू, बोलो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो क्या सारे पैरामीटर पता है आपको, जल्दी बता दो फटाफट। m1 की वैल्यू m, x1 की वैल्यू m1 की वैल्यू, सॉरी m2 की वैल्यू m, x2 की वैल्यू m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस, हाँ 3m,
समझ रहे हो कि नहीं? देखो ये टर्म तो पूरा जीरो हो गया, एम कॉमन लेके खत्म कर दो, a प्लस ए बाई टू 3a/2, तो न्यूमरेटर में मिलेगा 3a/2, डिवाइड करेंगे 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनली a/2। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास इज हाउ मच? a/2। तो आ गया ये तो, है कि नहीं? अब मान लो आपको क्या निकालना है, मान लो क्या निकालना है तुमको, तो क्या निकालना है? y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या है बताओ? y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला भाई m1 y1 प्लस m2 y2 m3 y3 m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 कितना है? y1 m2 y2 m3 y3 √3a/2 डिवाइडेड बाई m प्लस m 3m। ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो m वापस कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा √3a/2 इंटू 3, तो यानी √3a/6। दिस इज विच कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? तो फाइनली को पूछे मेरे को सेंटर मास की लोकेशन, तो मैं बता दूंगा भाई एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा xcm, y कोऑर्डिनेट ycm। xcm इज हाउ मच? a/2 और ycm क्या हो गया? √3a/6। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आया समझ में? और भाई सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने, पहला स्टेप ओरिजिन देख लो, दूसरे स्टेप में आप m1 m2 के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लो, तीसरे स्टेप में फॉर्मूला लगा दो, यू विल गेट द आंसर। सारे क्वेश्चन में आपको ये 3 ही स्टेप फॉलो करने हैं। देखो चौथा क्वेश्चन कहाँ है, कर सकते हो कि नहीं? अरे बोलो। तो चलो बताओ किसको ओरिजिन मानोगे? ओ भाई ये ओरिजिन हो गया। अच्छा यही क्यों कर रहे हो ऐसा ओरिजिन? देखो अगर आप मान लो, चलो ठीक है, तुम ये बोल दो सर हम तो यहाँ लेंगे ओरिजिन, ठीक है ले लो। इससे दिक्कत क्या है? क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा, बट दिक्कत क्या है? इसमें आपको ये डिस्टेंस माननी पड़ेगी अपनी तरफ से, तो आप अननेसेसरी कैलकुलेशन को ना टफ बना रहे हो। अगर आप ये ओरिजिन ले लोगे तो इसमें इसका कोऑर्डिनेट 0,0, तो आपकी कैलकुलेशन में 0 0 आएगा, तो जल्दी से कैलकुलेशन हो जाएगी ना। सो दैट्स वाई हम प्रीफर ये कर रहे हैं कि ऐसा कोऑर्डिनेट को ओरिजिन मान लो जिसमें हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो हम इसी को मान लें ओरिजिन, इसको मान लेंगे ओरिजिन। तो ये कौन सी एक्सिस और ये बाबा कौन सी एक्सिस? तो देखो फटाफट कोऑर्डिनेट मिल गए। इसका बोलो 0,0, इसका फौरन बोल दो 1,0, इसका भी बोल दो 1, इसका भी बोल दो। अब सीधा एक्सियम लिखा दो, चलो फटाफट एक्सियम m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो डिनोमिनेटर में तो सीधा सीधा m 4m आएगा और m1 x1 0 हो जाएगा। देखो m1 इंटू 0 प्लस, बोलो ना भाई, m2 इंटू a प्लस m3 इंटू a प्लस m4 इंटू 0। तो कितने टर्म 0 आ गए? पहला और चौथा। तो बचा क्या? ma भाई चमक रहा है, मैं पूरा लिख के दिखाऊं 2ma। और डिवाइड किससे कर रहे हैं भाई? तो mm 2 2 a/, और वैसे मेरे को पता है यहाँ पे ycm भी a/2 ही आएगा। By symmetry I know it is a kind of square whose center of mass will be at geometric center। तो everybody knows का geometric center यही होगा। And this is a/2, तो बिना सोल्व करे भी मैं इसका आंसर बता सकता था। ठीक है, समझ रहे हो? अरे यस और नो? देखो ये तो तुम कर दोगे, इसको देखो ये कुछ थोड़ा अलग प्रॉब्लम है। इसमें ना एक्चुअल में डिस्क्रीट मास नहीं है, डिस्क्रीट भी है और साथ साथ ये क्या है? डिस्क, जिसका मास ये डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस? बट इसमें 4 पॉइंट मास और ऐड कर रखे। कहाँ है? ये देख रहे हो येलो, m m m m, और रेडियस कितनी है? और ये एक सिस्टम बना, एक बॉडी बना दी, नहीं मतलब इसमें एक डिस्क है और 4 पॉइंट मास है, और वो चारों ऐसा रखे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। अब इसका पूछ रहा है आपसे क्या बताना है? सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे तो डिस्क्रीट भी है और कंटिन्यूअस भी है। क्या मैंने आपको कंटिन्यूअस का तरीका सिखाया? तो क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो? अरे बोलो ना। मैं वापस पूछता हूँ, क्या मैंने आपको कंटिन्यूअस का तरीका सिखाया? क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो? अबू शामा को बोल क्यों नहीं रहे हो? कर सकते हो सोल्व? हाँ भाई हाशिम, कर सकते हो सोल्व? मैंने तुम्हें कंटिन्यूअस का तरीका सिखाया, तो क्या तुम इसको सोल्व कर सकते हो? द आंसर इज यस, इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि सिमेट्रिक बॉडी में उसका सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिक सेंटर है। तो अगर मैं देखो इसका आइडिया बताता हूँ क्या करना है। ये है तो वाकई कंटिन्यूअस का प्रॉब्लम,
बट इसको मैं डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दूंगा एंड देन आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। कैसे? एवरीबडी नो, मैंने आपको सेकंड पॉइंट लिखाया कि सिमेट्रिक बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमेशा उसका, आप मेरे को बताओ सारी चीजें छोड़ दो, ये 4 पॉइंट मास को अलग करो आप थोड़ी देर के लिए। ये जो डिस्क है इसका सेंटर मास कहाँ है भाई? अच्छा, डिस्क का जो मास है वो तो एम ही है, तो भाई यहाँ पे जो मास रखोगे वो भी एम ही रखोगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक सिंपल प्रॉब्लम में मैंने कन्वर्ट कर दिया, और वो प्रॉब्लम अब ये है, वो प्रॉब्लम अब ये है कि यहाँ पे एम, यहाँ पे भी एम, अरे बोलो, यहाँ पे भी एम, यहाँ पे भी एम, और यहाँ पर भी, और ये रेडियस कितनी है? आर। तो ये क्या 2r है? रेडियस ही है, तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो कितने पॉइंट मास नजर आ गए? तो क्या ये प्रॉब्लम अब डिस्क्रीट की बन गई? और डिस्क्रीट में तो मेरे को तरीका पता है, m1x1 + m2 x2। तो क्या इसको सोल्व किया जा सकता है? सबसे पहला स्टेप बताओ किसको ओरिजिन मानोगे? अब कोई झगड़ने लगे, मैं तो इसको मानूंगा। अरे पागल है तो इसको मानेगा? मानने से कोई ऐसा नहीं, कोई आंसर नहीं आएगा, बट ये पागलपन नहीं है। अरे जब पहले से दिया हुआ है ओरिजिन भाई, तो उसी को मान ले। तो किसको माने? ओरिजिन। इसको ओरिजिन मान लो। तो ये क्या बन गया? चलो ये क्या बन गया? r,0। ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? हाँ, -r,0। अरे नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना। और ये क्या बन गया? -r। समझा? तो क्या m1x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 m5 x5 सब आ गए? क्या एक्सियम का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके आंसर आ जाएगा? ऐसे ही वाईसीएम का आ जाएगा। इसको देखो, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर ले कि भाई स्क्वायर प्लेट है, उसका सेंटर मास उसके सेंटर पे, तो 4 की जगह कितने पॉइंट मास होगी? 5। ओ सेम प्रॉब्लम। तो क्या इसका और इसका आंसर कुछ कुछ मिलता जुलता आएगा? बस फर्क ये है कि डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या निकालोगे? a/2 a/2 है ना भाई। देखो ये टोटल a है तो ये a/2, ये टोटल a है तो ये कितना है? a/2। समझ रहे हो? कर पाओगे कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटर मास की डिस्क्रीट वाले प्रॉब्लम आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़े हम इसमें, है ना। कंटिन्यूस की अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि वापस बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन यूज हो रहा है उसमें। ठीक है, एक बार जिन्होंने पढ़ लिया इंटीग्रेशन एक बार देख के आओ, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो वीडियो देख ले, नहीं तो कल लेक्चर जो रहेगा